हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटायर साइंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इन वीडियोस में कंप्लीट बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे पहला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लिया है, देन रिप्रोडक्शन के सारे टॉपिक, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, प्रोडक्शन एंड देन लास्ट विल बी इकोलॉजी। Now let's start with human health and disease. Human health disease में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, कॉमन डिजीज, ड्रग्स एंड अल्कोहल। इस वीडियो में हम इम्यूनिटी को कवर करेंगे। द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, इसको जानने से पहले हम एडवर्ड जेनर सर के बारे में जानते हैं। एडवर्ड जेनर सर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वैक्सीन का। किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट, जो कि दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी। अब वैक्सीन, अगर वैक्सीन वर्ड को हम देखते हैं तो ये लैटिन वर्ड वाका से बनाई गई है, जिसका मतलब होता है काउ। 1796 के लगभग जब काफी लोग स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड थे, तो इन्होंने नोटिस किया कि जो वहां के मिल्कमैन थे वो स्मॉल पॉक्स से बहुत ही कम इफेक्टेड थे, जिन्हें कभी पहले काउ पॉक्स हो चुका था, जो कि काउज में मैक्सिमम पाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इनकी बॉडी से पस को कलेक्ट किया और वहां के एक बॉय में इंजेक्ट कर दिया, जिसे पहले से स्मॉल पॉक्स था। अब उस बॉय को काफी दिनों तक फीवर रहा, बट वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। इन्होंने दूसरा स्टेप फिर से क्या कहा, इन्होंने दूसरे स्टेप में इन्होंने किया कि बॉय में फिर से स्मॉल पॉक्स को इंजेक्ट किया, पर दूसरे बार में वो बॉय इन्फेक्ट नहीं हुआ। यहां से इन्होंने वैक्सीन का इजाद किया और इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा गया। नाउ की कॉन्सेप्ट इस वीडियोस की कौन कौन सी है हम देखते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अपने मेन टॉपिक पे इम्यूनिटी, फिर फाइंड अप करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के साथ। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम किसी को भी देख के उसके फिजिकल अपीयरेंस से या फिजिकल फिटनेस और उसके एब्सेंस ऑफ डिजीज से हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते हैं। हम उसे हेल्दी कब कहेंगे? जब वो फिजिकल के साथ साथ वो मेंटली और सोशली भी आपका फिट होगा। नाउ हेल्दी होगा तो वो क्या करेगा, मोर एफिशिएंट टू वर्क होगा और इंक्रीज टू देयर प्रोडक्टिविटी, और अपनी प्रोडक्टिविटी जो वर्क करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकेगा अगर वो हेल्दी होगा तो। अब बायो क्या कहती है? बायो स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम, endocrine system and our immune system and that our immune system maintain our health। ये सारे ही सिस्टम मिलके हमारे हेल्थ को मेंटेन करती है और ये इफेक्ट भी करती है। जैसे कि अगर हम हमारे हेल्थ इज इफेक्टेड बाय, वो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है या वो लाइफ स्टाइल हो सकती है। लाइफ स्टाइल मीन्स हमारा खाना कैसा है, हम पानी कैसा ले रहे हैं, हम किस हैबिटेट में रह रहे हैं और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, हम बॉडी को कितना रेस्ट और कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सारी ही हमारे लाइफ स्टाइल जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। इन्फेक्शन, हम किसी भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है। नौ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है? डिफिशियंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न, मतलब कोई भी ऐसी डिफिशियंसी जो बॉय या कोई गर्ल जो चाइल्ड है वो इनहेरिट हुआ है अपने पेरेंट्स से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं डाउन सिंड्रोम का, जिसमें ट्राइसोमी, इसको हम 20th क्रोमोसोम पे होता है, इसको हम डिटेल में जेनेटिक्स चैप्टर में देखेंगे। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मेंटल रिटार्ड हो जाता है बंदा, जो बेबी होता है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है अगर वो मेंटल रिटार्ड है तो उसकी कहीं ना कहीं हेल्थ इफेक्ट होगी, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। नाउ इम्यूनिटी, अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी
की अगर हम बात करेंगे तो इम्यूनिटी हमारे दो टाइप की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट इनेट, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन या किसी वायरस या बैक्टीरिया के लिए नहीं होती है, ये हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है। दूसरी एक्वायर्ड, ये हमारी स्पेसिफिक होती है। ये हमारी बाय बर्थ होती है, हमें बचपन से होती है, मीन्स कॉन्जेनाइटल। और ये हम एक्वायर्ड करते हैं अपने लाइफ में। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये फर्दर हमारी दो टाइप की होती है, एक एक्टिव और दूसरी पैसिव। अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये हमारी दो तरह की होती है, नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन से हमारी इम्यूनिटी बनती है या कोई आर्टिफिशियली। मतलब कि जैसे हम इंड्यूस करते हैं वैक्सीन्स को, इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन। नाउ पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में हमारी दो होती हैं, ये हमारी नेचुरल हो सकती हैं या हमारी आर्टिफिशियल होती है। अगर नेचुरल है, जैसे नेचुरल में अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो नेचुरल में हमारी होगी एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीजी या हमारी आईजीए। आईजीजी हम अगर आईजीए हम बात करते हैं तो ये हमें कोलेस्ट्रॉल में मिलती है। और आईजीजी प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से मीन्स ये हमारी प्लेसेंटा से पास आउट हो सकती है ना। हमने क्या देखा, फिर से देखते हैं, हमारी इम्यूनिटी कितनी टाइप की होती है, हमारी इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, जो कि बाय बर्थ होती है और कॉन्जेनाइटल जिसे कह सकते हैं। और दूसरी बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब जो स्पेसिफिक है, मतलब ये किसी ना किसी एक वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होगा। ये हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड मतलब एक्वायर कर रहे हैं, ये तो अपने लाइफ स्पैन में, आने वाली लाइफ में एक्वायर कर रहे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हमको एक नेचुरल इन्फेक्शन हो सकता है या आर्टिफिशियली इंड्यूस हम वैक्सीनेशन कराते हैं उससे हमारी हो, या कोई नेचुरल हो, मतलब जो बाय बर्थ हमें प्लेसेंटा से पास आउट होके मिलती है फीटस में, और कोलेस्ट्रम जो हम मिल्क फीड करते हैं, जो बेबी होता है वो बचपन में फीड करता है, मदर मिल्क जिसे कहते हैं, यह हम आर्टिफिशियली डालते हैं, जैसे कि एंटी सेरम वगैरह हो गया, वो सारे ही हमारे पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में आता है ना। इम्यूनिटी जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी इनेट इम्यूनिटी, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है। ये एक डिफेंस दैट आर प्रेजेंट ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे हमने आपको टेबल में बताया, जो कि हमें क्या कराती है, एक बैरियर प्रोवाइड करती है, डिफरेंट टाइप्स की बैरियर प्रोवाइड करती है, जो कि रोकती है एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स ऑफ आवर बॉडी। ये फॉरेन एजेंट कुछ भी हो सकता है, आपका एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, या ऐसे कोई भी चीज जो हमारे फॉरेन मीन्स हमारे बॉडी के अगेंस्ट में या हमारे बॉडी के खिलाफ या हमारे बाहर से बॉडी में इंजेक्ट आए, या किसी भी मीन के थ्रू हो सकता है। नाउ इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट 4 टाइप्स, मीन्स ये 4 टाइप के बैरियर प्रोवाइड करती है।
पहला फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, देन साइटोकाइनिक बैरियर। फिजिकल बैरियर की अगर बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है फिजिकल, मतलब ये कहीं ना कहीं फिजिकली बैरियर करेगी, बैरियर प्रोवाइड करेगी, फिजिकली बैरियर प्रोवाइड करेगी। जैसे कि स्किन ऑन आवर बॉडी इज मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, हमारी स्किन में डेड सेल्स होती हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और इंटर नहीं करते हैं। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रोस्टेनाइनल, यूरोजेनाइटल, ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसमें, ट्रैपिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और रोकती हैं एंट्रिंग इन अवर बॉडी। नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर बात करते हैं, अगर हम देखें जैसे हम स्किन की अगर बात करते हैं तो स्किन का अगर हम पीएच की बात करें, स्किन की अगर हम पीएच की बात करते हैं तो स्किन का पीएच कितना होता है, 3 to 5, जो कि काफी होता है किसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और म्यूकस तो हमने बता दिया। नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा स्टमक में HCl आता है, सलाइवा जिसमें, और सलाइवा ऑफ माउथ, टेयर्स ऑफ आई ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर हम सलाइवा और माउथ की बात करते हैं तो ये क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने में हेल्प करती है। फिजियोलॉजिकल में और भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल में हम नोट कर देते हैं, वेट अ सेकेंड। फिजियोलॉजिकल में हमें फीवर, अब फीवर कैसे, हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा तो वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकेगा, हेल्प करेगा रोकने में। दूसरा पीएच ऑफ बॉडी, अब जाहिर सी बात है बैक्टीरिया किसी ना किसी पीएच पे ग्रोथ करेगा, तो हमारे बॉडी का जो पीएच होता है एसिडिक होता है, जैसे ओरल कैविटी हो गया, स्टमक हो गया, वेजाइना हो गया, इन सब में क्या होता है, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकने के लिए वहां का पीएच चेंज होता है, अलग अलग वेरी होता है, जिसके वजह से हमारे माइक्रोबियल एक्ट नहीं हो सकते। सिक्रीशन, सिक्रीशन में जैसे कि हमने देखा, अगर सीबम की बात करते हैं तो जो कि अगर आइस की, आइस में क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ में लाइजोजाइम होता है, लाइजोजाइम होता है। लाइजोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। अब हम देखते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स मींस WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिक ल्यूकोसाइट्स जिसे हम PML एंड नाउ अब यहाँ जो ये फिगर देख रहे हैं आप, इस फिगर को ये फाइगोसाइटोसिस के प्रोसेस को पूरा समझाता है। किस प्रोसेस को समझाता है, फाइगोसाइटोसिस के। फाइगोसाइटोसिस में क्या है, फाइगोसाइटोसिक सेल मतलब कि फाइगोसाइटोसिस के लिए फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं। फाइगोसाइटिक सेल्स, जैसे अभी हमने आपको बताया मोनोसाइट, PMNL मीन्स न्यूट्रोफिल, और मैक्रोफेज, ये सारे ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, ये फाइगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस होता है। अब ये कैसे फाइगोसाइटोसिस करते हैं, इस चीज को देखते हैं। WBC फाइगोसाइटिक सेल्स भी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइगोसाइटिक सेल्स कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, M फॉर न्यूट्रोफिल और M फॉर मैक्रोफेज। ऐसा होता नहीं है, आप याद करने के लिए इस चीज को देख सकते हैं। ये है आपका PMNL, अलग से लिख देता हूं। नाउ मैक्रोफेज की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। पहली बात तो ये लार्ज होते हैं,
और ये इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई मतलब इसका पर्टिकुलर शेप नहीं है। ठीक है, इरेगुलर शेप होते हैं जो कि इंगल्फिंग में काम करते हैं, मतलब इंगल्फ कर लेते हैं किसको, माइक्रोब्स के। माइक्रोब्स को, अब माइक्रोब्स कैसे हो सकते हैं, वो आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, और कोई भी डिजीज हो सकता है जो कि इन्फेक्शन को कॉज करता हो। अब हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं। ये क्या है, फाइगोसाइटोसिस। ये सारे ही स्टेप्स फाइगोसाइटोसिस के हैं। नौ, पहले क्या होगा, वैसोडाइलेशन। अगर आप इस फिगर को देख सके, एक सेकेंड, नौ, सॉरी, अब नौ, अगर इसको हम देखते हैं, इस फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस को देखने के लिए हमने पहले क्या लिया, वैसोडाइलेशन। अब वैसोडाइलेशन कराता क्या, वैसोडाइलेशन अगर आप देखेंगे, वैसोडाइलेशन, वैसो मतलब वेसल्स, और डायलेशन मतलब वेसल्स का डायलेट कराना। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा ऐसा नर्व है कोई, तो इसको क्या करें, डायलेट करके इसका डायमीटर इंक्रीज कर देगा, वेसल का डायमीटर इंक्रीज कर देगा। तो वेसो डायलेटर, वेसल का क्या कर रहा है, ये डायमीटर इंक्रीज कर रहा है, इसका वेसल का ये डायमीटर इंक्रीज हो गया, तो इसको कहते हैं वेसोडाइलेशन। अब ये कैसे होगा, कौन कराता है, देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई पैथोजन हुआ, पहले हमें तो कोई कट हुआ, मान लीजिए हमें कोई पहले कट हुआ, हमें कट होने के बाद क्या होगा, पैथोजन हमारे बॉडी में इंजेक्ट होंगी। पैथोजन इंजेक्ट होते ही हमारे बॉडी के माइक्रोफेजेस, जैसे कि अभी हमने बताया, ये इरेगुलर शेप के होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग शेप के, एमोवाइड शेप के कह सकते हैं, अलग अलग शेप के हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप, जो कि ये क्या करेंगे, हमारे कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रीट करेंगे। ठीक है, और ये मास्ट सेल, ये सारे ही हमारे क्या, हिस्टामिन वगैरह होते हैं, ये इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये हिस्टामिन। ठीक है, जो कि हमारे क्या करते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट हुआ, अब हिस्टामिन ही हमारे क्या है, लिख देता हूं, हिस्टामिन ये क्या है, हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज कर देंगे, वेसल के डायमीटर को इंक्रीज किया, जैसे ही वेसल के डायमीटर को इंक्रीज करेंगे, तो ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल है, ये सारे ही नो, अब ये ल्यूकोसाइट्स क्या होंगे, पेरीफेरी ऑफ द ब्लड वेसल क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। तो चिपकने को मतलब इस प्रोसेस का क्या बोला, एडिशन बोला। पहले क्या हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ, किसने कराया, हिस्टामिन ने कराया। किसके, हिस्टामिन को किसने सिक्रीट किया, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल ने सिक्रीट किया। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या होगा, जब वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, हमारा ये डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये हमारे यहाँ पे सरफेस पे चिपक जाएंगे। नौ, अब डायपेडियसिस, डायपेडियसिस मीन्स क्या होता है, अगर हम डायपेडियसिस की बात करते हैं, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो ये एमोवाइड मूवमेंट्स करते हैं, हमें पता है। अब हम देखते हैं डायपेडियसिस की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से माइग्रेट होके ये कहाँ आ जाते हैं, ईसीएफ में, ईसीएफ में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को, कैपिलरीज में से प्रोसेस से ईसीएफ में आने के प्रोसेस को बोलते हैं डायपेडियसिस। ठीक है, कीमोटैक्सिक, कीमोटैक्सिक में क्या होता है, नाउ ल्यूकोसाइट मूव टुवर्ड्स द पैथोजन, ये प्रोसेस को, ये जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, ये पैथोजन की तरफ जाएंगे। ये न्यूट्रोफिल्स किसकी तरफ जा रहे हैं, पैथोजन की तरफ। इस टॉपिक को, मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ठीक है, कीमोटैक्सिस मींस
ल्यूकोसाइट सेल मूव टुवर्ड द पैथोजन बाय द कीमोटैक्टिक मूवमेंट, मींस ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव मूवमेंट होता है ना। फाइगोसाइटोसिस, अब ये मेन टॉपिक, मतलब मेन जो स्टेप है अब ये यहां पे होगा, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस में क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस में अब ये क्या करेंगे, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसको इंगल्फ कर लेंगे और इसको अंदर ही तोड़ देंगे। जैसे कि मैं आपको यहां दिखाता हूं, जैसे कि मैं बताया अभी, पैथोजन आएगा, ये कोई बैक्टीरिया, देखिए पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए हम यहाँ पे बैक्टीरिया ले लेते हैं, एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, ये पहले क्या करेगा, अब यहाँ पे इंगल्फिंग हो रही है, सूडोपोडिया सराउंडिंग द पैथोजन इंगल्फिंग हो जाएगी, ये देखिए ये प्रोसेस इंगल्फिंग हो गई। इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस मतलब अंदर लेना, अब यहाँ पे पैथोजन हमारा आ गया, फिर ये हमारा वैक्यूल्स में इंजेक्ट हो जाएगा, वैक्यूल में इंजेक्ट होने में अब इंगल्फ हो गया पार्टिकल मैटर इनटू द वैक्यूल। अब ये वैक्यूल्स क्या होंगे, लाइजोजाइम्स के साथ मिलके, लाइजोजाइम्स हमें पता है सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल भी होता है और लाइजोजाइम भी होता है, ये दोनों ही मिलके हमारे क्या बनाएंगे, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फैगमोसोम, फैगोसोम। नाउ यहाँ पे अब क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, फिर डिस्ट्रक्शन के बाद ये डिब्रीज जो है पैथोजन की रिलीज कर जाएंगी, एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर निकल जाएंगी। इस पूरे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। ओके, फाइगोसाइटोसिस में जैसे कि इसमें हमने देखा भी लाइसोजाइम में क्या होता है, एक चीज और नोट कर लीजिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा दूसरा पार्ट आता है, फाइगोसाइटोसिस देख लिए, पर कुछ सेल्स जो होते हैं नॉन फाइगोसाइटोटिक भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे जैसे पहला हमारा नेचुरल किलर सेल, ये क्या करते हैं, ये हमारे वायरस जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं, अब जैसे कोई मान लीजिए वायरस इन्फेक्टेड सेल है हमारा, ये हमारा सेल है, ये क्या करेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल में, या कोई हमारा ट्यूमर सेल भी ले सकते हैं, ट्यूमर सेल भी ले सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, इसमें हमारे पोर्स क्रिएट कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, ये पोर्स क्रिएट कर देंगे, इसमें यहाँ पे पोर्स बना देंगे, क्रिएटिंग पोर्स, जो कि परफोरिन सिक्रेट करेंगे, परफोरिन सिक्रेट करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पे पोर्स बन जाएंगे, पोर्स बनने के बाद जो हमारे वाटर्स होंगे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइलिन ने क्या किया, पोर्स बना ली, किसके, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पोर बना लिए, पोर बनाने की वजह से क्या होगा, जो हमारा वाटर होगा, अब जाहिर सी बात है वाटर हमारा जो होगा अंदर आएगा,
वाटर अंदर आएगा तेजी से और स्वेल हो जाएगा। ये सेल क्या हो जाएगा, स्वेलिंग कर लेगा, मतलब स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा एंड बस्ट हो जाएगा। देन क्या करेगा, ये एक सेकेंड, स्वेल करने के बाद ये क्या कर जाएगा, बस्ट कर जाएगा। बस्टिंग ऑफ डिजीज सेल। इस तरह से क्या हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने, इस सेल ने कोई फैगोसाइटोसिस नहीं की, कोई इंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस नहीं की, या मतलब कोई चीज को तोड़ा फोड़ा नहीं। इन्होंने नॉर्मली क्या किया, पोरफायरिन इन्होंने, नेचुरल किलर सेल ने क्या किया, पोरफायरिन सीक्रेट किया। पोरफायरिन ने पोर्स का क्रिएट किया। पोर्स क्रिएट होने की वजह से ट्यूमर सेल्स में क्या हुआ, वाटर का अंदर आया। वाटर अंदर आने की वजह से क्या हुआ, ये स्वेल हो गया और लास्ट में ये जाके ये बस्ट हो गया। इससे ये पूरा का पूरा जो आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। और अब नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बैरियर में हमारा मोस्ट फेमस इंटरफेरॉन्स आते हैं। अभी इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स प्रोटेक्ट सेल। इस सेल, मान लीजिए कोई एक सेल है, ये कोई सेल है, इंटरफेरॉन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। अब मान लीजिए सेल है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। कैसे, इंटरफेरॉन को एंटी वायरल प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 270 अमाइनो एसिड का बना होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे जो सेल होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। मान लीजिए ये कोई ट्यूमर सेल है, कोई कैंसर है, मान लीजिए कैंसर सेल है, कैंसर सेल है, ये क्या करेगा, ये दूसरे सेल को इंटरफेरॉन के थ्रू सिग्नल्स देगा दूसरे सेल को कि ये बाकी, मतलब कि एडजेसेंट, मान लीजिए ये कोई एडजेसेंट सेल है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये कोई एक सेल है, ये सेल है, ये वायरल इन्फेक्टेड हो गया, ये वायरस से इन्फेक्ट हुआ। अब ये क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा, एडजेसेंट वाले को, पास वाले बगल वाले सेल को क्या करेगा, सिग्नल देगा और कि मुझे इन्फेक्ट हो गया हूं, मैं इन्फेक्ट हो गया हूं, अब तुम अपनी प्रोटेक्शन करो। अब ये जो एडजेसेंट सेल होगा, इंटरफेरॉन लेते ही क्या बनाएगा, टीआईपी। अब ये टीआईपी क्या है, टीआईपी मीन्स ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, और इससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इस प्रोसेस, इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन, जो कि साइटोकाइनिन बैरियर के अंडर में आता है। नॉन फैगोसाइटोसिस, नॉन इम्यूनिटी। अब यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी का एक पार्ट
जो कि हमने अगर देखा जाए, अगर हम जैसे हम आपको बताए इम्यूनिटी का हमारा इन्नेट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कवर अप करेंगे।